बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मन ज़ैनब बलोच, प्रोग्राम कानून अबिजाना शुमारा वशद कना। सबसे पहले पूरे मुल्क को जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। आज 14 अगस्त जो है उसका दिन मनाया जा रहा है। हम देखें पूरे मुल्क में बड़े जोश व खरोश से मनाया जा रहा है आज़ादी का दिन, जो कि हमें 14 अगस्त 1947 को मिला था। उस दिन को हम याद करते हुए आज का दिन मनाते हैं और अपने मुल्क के साथ मोहब्बत का इजहार करते हैं। ए वतन तुझसे अहद वफ़ा करते हैं, ए वतन तुझसे अहद वफ़ा करते हैं, माल क्या चीज़ है हम जान फ़िदा करते हैं। इसी के साथ ही हम आज स्पेशल अपनी आज की ट्रांसमिशन मतलब कि 14 अगस्त के हवाले से कि जो इंडिपेंडेंस डे है उसको किस तरह से सेलिब्रेट किया गया है, उन यादों को किस तरह से मनाया जा रहा है और अपने मुल्क के साथ अकीदत, एहतराम और एक जज्बा हुब्बतनी का है उसको कैसे मनाया जा रहा है, आज हम इन तमाम मौज़ूआत पे बात करेंगे। स्पेशली हम बात करेंगे कि आज जो है वो कराची में, सिंध में या बलूचिस्तान में या KPK में, पंजाब में, जहाँ जहाँ जो बार एसोसिएशन है वहाँ पे किस किस्म की तकरीब का इनेकाद किया गया है, परचम कुशाई की गई है और इसके साथ साथ वहाँ पे क्या अपने वतन के लिए जो अहद किया गया है उस अहद पे पूरा किस तरह उतरा जाएगा, इन तमाम मौज़ूआत पे बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मलीर बार के प्रेसिडेंट जनाब इरशाद अहमद शर साहब। उनसे पूछते हैं कि मलीर बार में तकरीब को कैसे मुनक्किद किया गया और उसके लिए क्या क्या किया गया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले तो आपको आज जश्न आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। उसके साथ साथ सर आज हम आपसे पूछेंगे कि तारीख़ में आज हम देखें कि मलीर बार में आज पहली बार जो है वो जश्न आज़ादी की तकरीब रखी गई है, वहाँ पे फ़्लैग होस्टिंग सेरेमनी की गई है। तो आज इस साल ही पहले क्यों नहीं हुई ऐसी तकरीब? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया मोहतरमा ज़ैनब साहिबा के आपने अपने प्रोग्राम में मौक़िफ़ लिया और आपको भी जश्न आज़ादी की ढेर सारी मुबारकबाद। और दूसरी बात, जहाँ तक मलीर बार में ये पहली मरतबा ऐसा मौका हुआ है कि फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी हुई है। पिछले अदवार में 1994 से लेकर मलीर बार की बुनियाद रखी गई थी, लेकिन बदकिस्मती से आज तक जो है वो आज तक पहले नहीं हो सकी। जो पहले एग्जीक्यूटिव कमेटीज रही हैं उनको ये काम करना चाहिए था। बहरहाल अभी भी हमने जो एक काम किया है फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी का तारीख में पहली मरतबा, और ये हमारी कोशिश होगी कि आने वाले वक्तों में इस रिवायत को बरकरार रखा जाए। तो मैं आने वाले दोस्तों के लिए भी गुजारिश ये रखूँगा, ज़ाहिर हो सकता है कि साल 2 साल में एग्जीक्यूटिव कमेटी का सदर हूँ, हो सकता है आने वाले वक्त में कई और हूँ, तो मैं उनसे भी ये गुजारिश रखूँगा आपके चैनल के तवज्जुह से कि इस रवायत को बरकरार रखते हुए अपनी हुब्बुल वतनी का सबूत दें और ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान से मोहब्बत के लिए इस तरह के इवेंट्स को मुनक्किद करें तो बेहतर होगा। अच्छा सर, आप बताएंगे कि इस तकरीब में मलीर बार में जो है वो किस किस ने शिरकत की है और इस तकरीब को कैसे मनाया गया है और क्या क्या इसमें ख़ासियत की गई है, अपने वतन से मोहब्बत के लिए क्या क्या चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए तकरीब का आगाज़ किया गया है? बिल्कुल, हमें अपने वतन से मोहब्बत है। ये आज जो हम हैं वो वतन की वजह से हैं, पाकिस्तान की वजह से हमारा वजूद है। और हम जो आज़ादी से सांस ले रहे हैं या आज़ादी से अपने मजहबी रसूमात को मनाते हैं या अपनी आज़ादी से कोई भी मौक़िफ़ रखते हैं या किसी भी बंदे को डेमोक्रेटिकली चुनते हैं, ये सब इस वजह से है कि पाकिस्तान हमें आज़ाद मिला 1947 में 14 अगस्त को। उसमें ज़ाहिर है हमारे बड़ों की, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की, लियाकत अली खान की, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली जौहर, अल्लामा इकबाल साहब और कई ऐसे लोग हैं जिनका कंट्रीब्यूशन है और आज़ादी की तहरीकें जिन्होंने चलाई, सूर्य बादशाह सबकतुल्लाह शाह राशिदी की सूरत में हो या सर शाह नवाज भुट्टो हो या इस तरह के कोई और लोग थे जिन्होंने इस मुल्क की आज़ादी के लिए, साईं GM सैयद था, इस मुल्क की आज़ादी के लिए जिन्होंने काम किया और हमें एक आज़ाद वतन दिया, उन बानियाने पाकिस्तान का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। इससे पहले तो ज़ाहिर है बड़े सगीर में जो हालत थी, अंग्रेज़ों का दौर था, अंग्रेज़ों की हुकूमत थी और अंग्रेज़ हाकिम थे, यहाँ बाकी कौमें महकूम थी।
बिल्कुल। और कोई भी मजहबी रस्म अदा करने के लिए भी आज़ादी नहीं थी। बाकी तो आज़ादी नहीं थी, और एक्सप्रेशन की आज़ादी नहीं थी, असेंबली जी, की आज़ादी नहीं थी, कोई जमहूरी तरीक़ेकार नहीं था। तो ये उन बानियाने पाकिस्तान की हमारे ऊपर मेहरबानी है कि उन्होंने हमें आज़ाद वतन मुहैया किया, जी, और हमें भी ये चाहिए कि हम उनकी कुर्बानियों की कदर करते हुए जी, अपने मुल्क की कदर करें, अपने मुल्क की शान के लिए, अपने मुल्क की इज़्ज़त के लिए काम करें। जी, जो हमसे हो सकता है, जो हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो हम करें। जी। तो अच्छा, हमने जो आज ये तकरीब मुनक्किद की थी, जी, उसमें हमारी मलीर बार की एग्जीक्यूटिव कमेटी थी, जी, मलीर बार के सीनियर वकला थे, आम पब्लिक के लोग भी थे, बिल्कुल, और मीडिया के लोग भी थे, बिल्कुल, आप खुद भी थी। तो बिल्कुल। मैं समझता हूँ कि इस तरह की इवेंट्स मुनक्किद करके हम हर पाकिस्तानी की ये ज़िम्मेवारी बनती है, फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने हुब्बुल वतनी का सबूत दें और वतन के साथ मोहब्बत का इज़हार करें। जी। अच्छा सर, अभी आपने बताया कि 14 अगस्त 1947 को हमें ये मुल्क खूबसूरत मिला, आज़ादी के साथ मिला। जो जद्दोजहद हमारे बुज़ुर्गों ने की है इस मुल्क के लिए, जो खून बहाया गया है, जो ख्वाब देखे गए थे, जो उनका मिशन था, जो उनका विज़न था, क्या आज हमने उसको बरकरार रखा है? असल में जो जो वक़्त होता है आज़ादी का, या जो इनकलाब लाते हैं लोग, जी, वो बड़ी कुर्बानियाँ देते हैं। बिल्कुल। हमें इन चीज़ों का एहसास है, हमने तारीख़ पढ़ी है, हमने किताबें पढ़ी हैं, जी, और इसी तरह यहाँ बड़े-सग़ीर में भी जब मुसलमानों के लिए जी, हालात ठीक नहीं थे, साज़गार नहीं थे, जी, और अंग्रेज़ों की महकूमे में वो रहे, और उसके बाद भी जब देखा सर सैयद अहमद खान ने कि ये दो कौमी जी, नज़रिया जब उसने दिया कि हिंदू और मुस्लिम दो अलग-अलग कौमें हैं, ये साथ नहीं बिल्कुल, रह सकती, बिल्कुल, तो उस वक़्त मुसलमानों के लिए अलग रियासत के लिए समझो कि तहरीक की शुरुआत की गई और कुर्बानियाँ दी गई। बिल्कुल। और कुर्बानियों के बाद जब हमें वतन मिला जी, 14 अगस्त 1947 को, तो जिस स्पिरिट के साथ जी, ये मुल्क के लिए हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियाँ दी थी, शायद उस पैटर्न पे वो मुल्क नहीं चल सका। जी, इसी वजह से 1 साल के अंदर, पाकिस्तान आज़ाद होने के 1 साल के अंदर, साईं जीएम सैयद ने अलग जीएस सिंध यूनाइटेड पार्टी की बुनियाद रखकर, जी, और आज़ादी के लिए, सिंध की आज़ादी, सिंधु देश के लिए बात की। जी, और सबसे पहले पाकिस्तान के लिए जो शुरुआत की थी, वो बांग्लादेश के लोगों ने, बंगालियों ने की थी। जी, उन बांग्लादेश के लोगों को भी 1971 में अलग होना पड़ गया। बिल्कुल, तो इसका मतलब ये है कि जो उस वक़्त का स्पिरिट था, जी, 14 अगस्त 1947 से पहले का, उस पर, उस पैटर्न पे शायद मुल्क नहीं चला। जी, और आज तक भी आप देखें कि जमहूरियत पर शब-खून मारा जाता है। बिल्कुल, जमहूरी लोगों को आज़ादी से अपना काम करने नहीं दिया जाता। बिल्कुल, और मुल्क की मईशत के लिए भी कोई ऐसा ख़ास कदम नहीं उठाया गया। जी, हम बैरूनी जो इदारे हैं, जी, उन पे इन्हिसार करते हैं। जी, अपनी सियासी जो इलाके हैं, उनको ज़्यादा उतना फ़रोग़ नहीं दे सके। जी, हालाँकि हमारा मुल्क जिस खित्ते में मौजूद है, हम इतने खुशनसीब हैं कि हमारे पास चारों मौसम होते हैं। जी, हर बिल्कुल, किस्म का फसल होता है, एग्रीकल्चर हमारी स्ट्रॉन्ग है, रिच है। हमारे यहाँ सोने के ज़खायर हैं, हमारे यहाँ जिप्सम के ज़खायर हैं, हमारे यहाँ तांबे के ज़खायर हैं, जी, हमारे यहाँ मार्बल के ज़खायर हैं, संगमरमर के ज़खायर हैं, बिल्कुल, और इस तरह की अनेक चीज़ें हैं जी, जिनको हम यूटिलाइज़ करके अपने मुल्क की मईशत को बेहतर कर सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन शायद पॉलिसी साज़ इदारों या पॉलिसी साज़ लोगों की इस तरफ तवज्जो नहीं है, जी, जिसकी वजह से हमारा मुल्क इस वक़्त भी तरक्की पज़ीर जी, मुल्कों की लिस्ट में है। हालाँकि हमारे यहाँ जिस तरह से मौसम मौजूद है, समंदरी इलाका, साहिल हमारे पास मौजूद है, जी, गवादर और कराची जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल लेवल के पोर्ट हमारे पास मौजूद हैं। बिल्कुल, अगर हम इनसे फ़ायदा उठाते, तो हम तरक्की याफ़्ता ममालिक की जी, लिस्ट में भी आ सकते हैं। जी, अभी कुछ दिन पहले आपने मोहसिन नकवी साहब, जो कि इस सिस्टम का सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरी है, बिल्कुल, उसका स्टेटमेंट भी सुना होगा। उसने कहा कि सिस्टम बैठ गया है। जी, बिल्कुल, तो इसके लिए यहाँ पर भी एक हमारे मुल्क में जिस तरह तरक्की याफ्ता मुल्कों में थिंक टैंक होते हैं, तो वो थिंक टैंक बनाने चाहिए, बिल्कुल, जो कि चीज़ों को
बगौर देखें, जी उसमें तमाम मुख्तलिफ नौइयत के एक्सपर्ट्स को उसमें शामिल किया जाए जी, लेकिन ताकि मुल्क सर की मईशत आपने को वो आपने बेहतर कर सकें। बड़ी अच्छी बात की कि उस वक़्त जो है वो 1 साल जब 1947 में उस वक़्त स्प्रेड इतनी ज़्यादा थी, उस वक़्त लोग इतने मुत्तहिद थे, उस वक़्त कुर्बानियाँ देने के लिए जवान, बूढ़ा कोई भी पीछे नहीं हट रहा था। 1 साल बाद ऐसी स्प्रेड क्यों कम हो गई? क्या वजूहात ऐसी हो गई कि जिसकी वजह से जो है आज तक जो है वो इश्यूज़ जो है सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, जबकि हम एक आज़ाद रियासत बनने के बाद भी आज भी उस तसव्वुर को नहीं फील कर पा रहे हैं? क्या वजह है, क्यों कमियां हैं? हालांकि दुनिया तरक्की करती है, सब कुछ हमारे पास मौजूद है, यूटिलाइज नहीं हो रहा, वजह क्या है? असल में जो जो ममालिक तरक्की पजीर होते हैं या जी तरक्की याफ्ता होते हैं, वो सीखते हैं अपने माजी से। जी हमने माजी से कुछ नहीं सीखा, बिल्कुल हमने हमेशा तजर्बात किए हैं। जी हमने 1954 में मौलवी तमीजुद्दीन वाली असेंबली को ख़त्म किया गुलाम मोहम्मद ने। जी अक्टूबर 1955 में जी वन यूनिट लगाया कि भाई ये जितने भी जो मौजूदा पाकिस्तान है, उस वक्त मगरबी पाकिस्तान था, जी मगरबी पाकिस्तान के जितने भी सूबे हैं उनको एक जगह पे वन यूनिट बना के उसको और उनके तमाम इदारों के हेड ऑफिस को लाहौर में किया जाए, जी जिसकी वजह से लोगों में एक शदीद मतलब गम और गुस्सा पाया गया। उसके खिलाफ एहतजाज हुए। जी अयूब खान की हुकूमत के यूं समझें कि खात्मे का सबब भी ये वन यूनिट बना। बिल्कुल फिर 1971 में जब जी बांग्लादेश अलग हो गया, जी उसके बाद यहिया खान ने वन यूनिट ख़त्म करके फिर चारों सूबों को, पाकिस्तान के जो चारों सूबे हैं उनको चारों सूबों को बहाल किया। जी अभी हम देखते हैं कि अभी वो जो अनडेमोक्रेटिक लोग हैं, मोहसिन नकवी साहब जैसे, जी वो आके कहते हैं कि सही पाकिस्तान को ज़्यादा सूबों में बांटो बिल्कुल तो उससे तरक्की होगी। जी मतलब इस तरह की अजीब सोच, अजीब तरीके का, जिन चीज़ों से मईशत सुधर सकती है जी उन पे कोई काम नहीं हो रहा। बिल्कुल ये जो मरात याफ्ता लोग हैं उनके मरात को ही अगर कम किया जाए, जी उनके ऑफिस के अखराजात को सिर्फ कम किया जाए, ये जो प्रोटोकॉल में चलने के आदी है, जी इनके प्रोटोकॉल पे जितना खर्चा होता है उसको कम किया जाए, जी उनकी सिक्योरिटी के लिए बेजा जो अमला लगा हुआ है पुलिस का, उस अमले को कम किया जाए, ज़राअत जी को जी तरक्की जाए, ज़राअत के लिए तजर्बे किए जाएँ, उनकी ब्रीडिंग जेनेटिक्स होनी चाहिए बीज की, बेहतर अद्वियात इस्तेमाल हों जिसमें बेहतर पैदावार हो। बिल्कुल ये जो हमारा साहिली इलाका है, साहिली पट्टी है, जी यहाँ सियाहती मराकज़ बनाए जाएँ, बिल्कुल तो मईशत सुधर सकती है, हम जी इनकम कर ले सकते हैं। बिल्कुल रिकॉर्डिंग जो बलूचिस्तान में पहाड़ों में दफन है, जी उसको निकाल के उसको उसका कारोबार किया जाए। जो सिंध में कोयला मौजूद है, गैस, पेट्रोल, तमाम चीज़ें ऐसी मैदनियात हमारे मुल्क में मौजूद हैं, अगर उनको प्रॉपर किसी तरीके से चलाया जाए जी तो भी मईशत सुधर सकती है। जी लेकिन सर सवाल फिर वही है ना कि करेगा कौन? मईशत को सुधारने के लिए आगे आएगा कौन? रियासत की हुकूमत की जिम्मेदारी है, तो हुकूमत तो अभी यही लोगों में बेचैनी जैसे अभी आपने कहा कि पैदा की है कि सूबे बनाए जाएंगे या लोगों में अलग अलग बातें पैदा करना, तो करेगा कौन आखिर ये सब चीज़ें? ये जो मुक़्तदर लोग हैं, जी इनको आपस में बैठना पड़ेगा। बिल्कुल मैंने बताया ना कि थिंक टैंक टाइप कोई इस तरह का एक काउंसिल बनाई जाए, जी जिसमें तमाम किस्म के एक्सपर्ट्स को शामिल किया जाए। बिल्कुल जो एग्रीकल्चर का एक्सपर्ट है, उसको बिल्कुल शामिल किया जाए। जो पानी का एक्सपर्ट है, जी उसको शामिल किया जाए। बिल्कुल जो मईशत का या फाइनेंस का एक्सपर्ट है, उसको शामिल किया जाए। इसके अलावा जो बैरूनी दौरे करके या फॉरेन अफेयर्स में लोग रहते हैं, जिन्होंने मुख्तलिफ ममालिक की पॉलिसियाँ देखी होती हैं, बिल्कुल उनको भी शामिल किया जाए। जी इसी तरह कोई अस्करी बंदा शामिल किया जाए, जी कोई सियासी ऐसा पॉलिटिकल जिसको मतलब पॉलिटिक्स का तजुर्बा हो और उसको दो ताल चढ़ाव का पता हो उस सियासत का, इन तमाम लोगों को शामिल करके एक काउंसिल बनाई जाए। जी फिर उनके फैसलों पे अमल दरामद कराया जाए, बिल्कुल ना कि एक बंदा उठे
और वो अजीब तरह की गैर मंतक की बात कर दे। जी जिस तरह कुछ अर्सा पहले SIFC बनी, बिल्कुल जिसमें इन्वेस्टमेंट ऐसी जगहों पे कराई गई जी जो कि नामुमकिन थी, जैसे कारपोरेट फार्मिंग हो गई बिल्कुल या कैनालों का मसला हुआ, जिसमें कितनी उनके खिलाफ तहरीकें चली। सही एक अदम एतमाद का माहौल पैदा हुआ बिल्कुल और हुकूमत और जो सिविलियन है उनमें एक टकराव की सूरत हाल पैदा हुई। बिल्कुल या अभी जिस तरह सूबों की बहस बेजा चल रही है जो कि नफरतों का बायस बन रही है, जी बजाय ऐसी चीजें करने के कोई मुस्बत चीजें की जाएं जिनका मईशत पे असर हो। जी सूबे कम करने या ज्यादा करने से कोई मईशत पे असर नहीं पड़ता। बिल्कुल कारपोरेट फार्मिंग या कैनाल या इस तरह की चीजों से मईशत बेहतर नहीं होती। बिल्कुल जिन चीजों से मईशत बेहतर होती है, जो गैर मुतनाज़ा चीजें हैं और जिनको एक्सपर्ट्स की राय लेकर शामिल किया जाए, तो मैं समझता हूँ उससे मईशत सुधर सकती है। जी हर काम हो सकता है। बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने हमें टाइम दिया, हमें ज्वाइन किया। यहाँ हमारे साथ मौजूद थे मलिर बार के प्रेसिडेंट जनाब इरशाद अहमद शर साहब, एडवोकेट, और उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। आज की मौके की मुनासबत के हवाले से हमने जैसे उनसे बात की कि 14 अगस्त 1947 जिस मकसद के लिए निकले थे, जिस मकसद के लिए इस मुल्क को हासिल किया था, जो विज़न था, जो ख्वाब था, जिस चीज़ की बुनियाद रखकर ये मुल्क हासिल किया गया था, क्या हम उस विज़न पे चल रहे हैं? अगर हम चल रहे हैं तो फिर क्यों कामयाबी अभी भी नहीं मिल रही? जो स्पिरिट उस वक्त थी वो स्पिरिट अब क्यों नज़र नहीं आ रही? आगे मज़ीद इस पर बात करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। या लेते हैं एक ब्रेक, ब्रेक के बाद आते हैं। हम तो मिट जाएंगे ए अर्ज़ वतन लेकिन, हम तो मिट जाएंगे ए अर्ज़ वतन लेकिन, तुमको ज़िंदा रहना है क़यामत की सहर होने तक। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं आपको। हम बात कर रहे थे कि आज 14 अगस्त के हवाले से जो तकरीब मुनक़्क़िद की गई है या जो आज़ादी हमें मिली है उसको हम किस तरह से देख रहे हैं? क्या उस दौर का विज़न था वो आज बरकरार है? क्या उस दौर में स्पिरिट थी लोगों में, क्या वो बरकरार है? अगर है तो क्यों नज़र नहीं आ रही? जिस वतन के लिए, जिस आज़ादी के लिए हम लड़े हैं, क्या हमने उन तमाम ख्वाबों को अपने पूरा किया है? इन तमाम मौज़ूआत पे हम बात कर रहे हैं। आज इस स्पेशल ट्रांसमिशन में हमारे साथ मौजूद हैं सईद सरबाजी साहब, जो कि एक सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सर, खुशामदीद कहते हैं आपको। आज हम स्पेशल ट्रांसमिशन कर रहे हैं 14 अगस्त के हवाले से, जश्न आज़ादी जिस तरह पूरे मुल्क में जोश व खरोश से मनाया जा रहा है। सर, उस दौर में जो 14 अगस्त 1947 को जो वतन के लिए जो स्पिरिट थी लोगों में, जो ख्वाब थे, जो विज़न थे, जिसके लिए लड़ा गया था, क्या आज वही रियासत हमारे सामने मौजूद है? जी शुक्रिया, आपने अहम टॉपिक पे गुफ्तगू की है और आज 14 अगस्त भी है। मैं समझता हूँ कि कायद-ए-आज़म साहब ने जिस तरह से जद्दोजहद की या हमारे जो लोगों ने जद्दोजहद की और जिस तरह का एम और पर्पस था कि पाकिस्तान एक फलाई रियासत हो और जहाँ पर तमाम कौमियतें जो है अपना जो है अमानगी से रहे जी और पाकिस्तान का जो उसकी कॉन्स्टिट्यूशन बनी है 1973 या उससे पहले की जो कॉन्स्टिट्यूशन थी, उसने गारंटी दी थी यहाँ पर लोगों को आज़ादी की कि तमाम जो कौमियतें हैं उनको बराबर और मसावायाना उनको हुकूक मिलेंगे। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कायद-ए-आज़म की जो तालीमात थी वो हमारे हुक्मरानों ने उस पर अमल नहीं किया। आज आप पाकिस्तान को देखें जो मुख्तलिफ मसाइल का शिकार है, जिसकी इकोनॉमी की बात हम करें तो अगर आप देखें कि उस पे जो पाकिस्तान पे जो कर्जा है, वो डेट है IMF और वर्ल्ड बैंक का, वो इतना ज़्यादा है कि हमारे जो डेवलपमेंट जो तरक्याती काम होने चाहिए या जो हमारे हेल्थ पे, एजुकेशन पे या जो बेसिक कम्युनिटीज़ पे खर्च हो, वो सारा लोन पे चला जा रहा है। और इसके अलावा हम देख रहे हैं कि
मुख्तलिफ सूबों में हालात सही नहीं है। जी बलूचिस्तान की आप मिसाल दें या केपीके की मिसाल दें, इवन कराची के अंदर भी एक अजीब व गरीब जो है टेंशन है। जो पाकिस्तान बनने से पहले पहले जो लोग महाजरीन जिनको हम कहते हैं वो सिंध में आके जो आबाद हुए, जी उनके दरमियान और मकामी आबादियों के दरमियान अभी तक एक जो है कॉन्फ्लिक्ट है। बिल्कुल उस कॉन्फ्लिक्ट को भी हम दूर नहीं कर सके। जी तो हुक्मरानों को चाहिए कि कायद-ए-आज़म के जो उन्होंने जो पॉइंट्स दिए थे 1940 की जो करारदाद में जो कौमों के लिए या जो छोटे लोगों के जो सूबे हैं उनके लिए जो चीजें उन्होंने रखी थी उस पे अमल ही नहीं हो रहा। जी हमें चाहिए कि हम जो है सूबों को खुद मुख्तारी दें बिल्कुल। और सर सूबों के वसाइल को। सर 18वीं तरमीम में तो सूबों को खुद मुख्तारी दी गई है एनएफसी अवार्ड की शक्ल में, अब तो सूबे खुद मुख्तार हैं। नहीं जी, 18वीं तरमीम पे इम्प्लीमेंट कहाँ हो रहा है जी अभी तक? आप देखें अभी सिंध का जो बजट था उसमें सिंध ने 200 अरब रुपए वफाक को दिए, जी और यहाँ के जो अभी सिंध ने जो बजट रखा है उसमें एक नई स्कीम नहीं। जी क्योंकि आपका तो मसला ये है वफाक का कि आप देखिए, एक छोटी सी मिसाल मैं देता हूँ। हिंदू जो प्रॉपर्टियां छोड़ के गए थे पाकिस्तान सिंध में जो मकामी लोगों के पास थी, हिंदू ट्रस्ट की थी, वफाक उनको भी जो है एवक्यू ट्रस्ट के जरिए उनको सलब कर रही है और कह रही है कि वफाक जो है कि हम जो है सूबों के वसाइल पे या किस तरह से जो है हम उन पे जो है कब्जा करें। तो सूबों के अपने वसाइल है, वो सबसे पहले हमारा जो आइन कहता है कि अगर गैस बलूचिस्तान से निकलती है तो सबसे पहले उसका राइट है। अगर बलूचिस्तान में कोई रिसोर्सेज आती है तो वो बलूचिस्तान के लोगों पर पहले हक है। और इसी तरह सिंध में भी पोर्ट है, सिंध में थर कोल है, लेकिन हम देखते हैं थर कोल की बिजली भी फैसलाबाद जाती है जी और वो थर कोल की जो लोग आम जो मकामी लोग हैं उनको उसका कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल जी। लेकिन सर अगर हम देखें तो 1947 पे लोगों का जो जज्बा था, हालांकि तादाद नहीं, जज्बा जो था वो बहुत ज़्यादा जज्बा था। उसके बाद क्या चीज़ की कमी रह गई कि क्या वो जज्बा कम हो गया लोगों के अंदर, या वो स्पिरिट कम हो गई कि आज जो है हम तरक्की करने की जगह जो है वो पीछे जा रहे हैं? क्यों मतलब पीछे जा रहे हैं हम? बलूचिस्तान जब पाकिस्तान जब बना था तो उसको दो सूबों ने, सिंध ने और बंगाल ने उसकी करारदादें पास हुई और सबसे पेश ये दो सूबे थे। लेकिन आपने देखा कि हमारे हुक्मरानों की गलतियों की वजह से बंगाल हमसे अलग हो गया। बिल्कुल। वो जो पाकिस्तान था जो 1947 में बना था, वो अब हमें जो है हमारे हुक्मरानों की नाअहली की वजह से अब आप मिसाल देखें कि लोगों को पीने का साफ पानी 70 साल हो गए, हमें पीने का साफ पानी नहीं मिल रहा। बिल्कुल। तालीम जो है हम अपने पैसों से खरीदते हैं। बिल्कुल। हेल्थ जो है हम अपने पैसों से खरीदते हैं। रियासत तो माँ होती है ना। और पाकिस्तान जिस तरीके से जिसका मैनिफेस्टो था या जो विजन था, वो विजन ये था कि हम यहाँ पर अपने हुक्मरान होंगे, यहाँ पर लोग जो है, अब देखते कि यहाँ पर लोग तालीम या अगर बहुत ज्यादा तालीम भी पढ़ते हैं, एजुकेशन लेते हैं, लेकिन वो मुल्क से बाहर चले जाते हैं। बिल्कुल। उनको यहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई प्रोटेक्शन नहीं है। तो यहाँ के हुक्मरानों को चाहिए कि कायद-ए-आज़म के जो उसूल थे उन पे अमल दरामद होना चाहिए। जो उन्होंने लोगों से वादे किए थे पाकिस्तान बनेगा और उसमें जो लोग होंगे, और उसमें तमाम मज़ाहिब की बात की थी कायद-ए-आज़म ने। कायद-ए-आज़म ने कहा था मस्जिदों में जाएं, मंदिर में जाएं या आप चर्च में जाएं आप, और मजहबी आज़ादी होगी। तमाम मजहबों को एक आज़ादी होगी, माइनॉरिटीज को आज़ाद होंगी, खवातीन के हुकूक होंगे और लोगों को जो है गुलामी नहीं होगी। अब आप देखें चाइल्ड लेबर, छोटे छोटे बच्चे जो है कारखानों में काम करते हैं, दुकानों में बेचारे काम करते हैं, और आप उसको छोड़े बिजली जो है इतनी महंगी है जो सबसे ज्यादा मैं समझता हूँ कि इन्फ्लेशन को बढ़ा रही है।
जी। हालांकि बिजली भी जो है IMF और वर्ल्ड बैंक के तहत हम तय करते हैं, हुकूमत उसमें कुछ नहीं कर सकती है, लेकिन हुकूमत अगर वाकई फलाई हुकूमत होती है या रियासत हमारी, वो तो गरीबों पे बिजली के जो बम थे वो कम करती। बिल्कुल ऐसे ऐसे इलाके हैं 16-16, 17-17 घंटे लोड शेडिंग होती है। जी। इस वक्त हम आजादी आजादी हम मना भी रहे हैं, लेकिन ये हमें हमारे मसाइल अभी तक मौजूद हैं। जी, मतलब सर आप ये कहना चाहते हैं जब हम 70 साल पहले जो मुल्क हमने हासिल किया, अभी तो 79 ईयर्स हो गए इस इंडिपेंडेंस डे पे आज, तो उससे लेकर आज भी हम पानी के लिए ही रो रहे हैं, आज भी हम बिजली के लिए ही रो रहे हैं, आज भी हम गैस के लिए ही रो रहे हैं। जी बिल्कुल, आपके सामने मसाले हैं। अब आप मुझे बताएं, कराची के अंदर जो हॉस्पिटल जी। है, आप जाके सर्वे करें, वहाँ बेड नहीं है। जी जो गरीब आदमी जो अफोर्ड कर बाकी जा सकता है, बाकी तो अगर पैसे वाला बंदा है वो तो कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स बन गए हैं, बिल्कुल जहाँ पर लाखों रुपए की टेस्ट होते हैं, लाखों रुपए का खर्चा है। जी। तो वो गरीब आदमी जो है, और इसके अलावा सिंध में जो हॉस्पिटल है वो टोटल बलूचिस्तान के लोगों को भी इलाज बलूचिस्तान में तो कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं है कि कोई ट्रॉमा सेंटर नहीं है जहां पर कोई मेडिकल फैसिलिटी हो, कोई इमरजेंसी हो तो लोगों को दे। तो सारा बलूचिस्तान के जो लोग हैं वो भी कराची का रुख करते हैं। बिल्कुल। तो सर अभी आज के दिन के हवाले से हम क्या कहें कि ये जो 1947 के बाद जो ख्वाब था हमारा, जैसे अवाम को हर इख्तियार हासिल होगा, अवाम जो है वो हर चीज़ पे उसको पहले देखा जाएगा, उसके बाद जो 1971 में जब बंगाल हमसे अलग हुआ, तो क्या कमज़ोरियों की वजह से अभी हम क्या अपने पैरों पे उस तरह खड़े हो गए हैं जो 71 के बाद हुआ, उसके बाद हम उस पोजीशन में हैं कि अभी अपने मुल्क को तरक्की दें? देखिए, इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि आप एक मुनसिफाना जो है एक कायम करें। मुनसिफाना मतलब ये हो कि तमाम सूबों को उसकी तरक्की के लिए वफाक जो है इंसाफ करे जी। कि अगर जो सूबे हैं उनको खुदाई मुख्तारी दे, उनके वसाइल को उनके लोगों पे खर्च हो। जी। और हम नहीं कहते हैं कि अब देखिए बलूचिस्तान मालामाल एक है, सिंध मालामाल एक सूबा है, पंजाब के अपने रिसोर्सेज हैं, वो वहाँ पे खर्च हो। अब आपने कराची पोर्ट है, पोर्ट कासिम है, ग्वादर पोर्ट है, लेकिन आपने इंडस्ट्रीज पंजाब में बना लिए। जी। आपको चाहिए कि आप इंडस्ट्री उन इलाकों में बनाए जो पोर्ट के करीब है। जी। और आपने सारे तमाम IPPs जो थे, बिजली के घर थे, वो साहिवाल और कोयला की वहां पर बना दिए। तो मसला ये है कि जब तक आप जो है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं करेंगे और सूबों को और छोटे कौमों को उनके हुकूक नहीं देंगे, ये कुछ भी नहीं होगा। ये मसाइल इसी तरह रहेंगे, इसी तरह इंतशार रहेगा, अनारकी रहेगा, और एक दूसरे के खिलाफ हम जो है। जी सर, लेकिन बराबरी कैसे करेंगे? अब एक पंजाब जो है बड़ा, कहते हैं आबादी के लिहाज से बड़ा सूबा है, बाकी छोटे सूबे हैं उनमें आबादी के लिहाज से कम है, कुछ रकबे के लिहाज से बड़े, तो कैसे मतलब उनको जो है वो बराबर करे? ज़ाहिर है आबादी वहाँ ज़्यादा है, लोगों की तादाद ज़्यादा है, मसले मसाइल भी हैं यहाँ पे, और बाकी जगहों पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन उस तरह नहीं है, तो किस तरह से वफाक देखेगी? उन्होंने तो सूबों को खुद मुख्तार कर दिया है कि आप अपने सूबे के लिहाज से खुद अपनी चीज़ों को यूटिलाइज करें। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर जो है ऊपर से नहीं आई है। लॉ एंड ऑर्डर भी गुड गवर्नेंस होनी चाहिए ना। आपकी गवर्नेंस नहीं है, और लॉ एंड ऑर्डर के लिए भी आपको चाहिए कि वो मसाइल क्या है। आप सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर को एक एक्शन के जरिए नहीं कर सकते, आपको बातचीत करनी चाहिए, और हकीकी जो नुमाइंदे हैं उनको फॉर्म 47 के जरिए उन लोगों को नहीं लाया जाए जिनको कोई जानता नहीं है जी। और जो अवामी लोग हैं, और जो इलेक्शन एक मुनसिफाना, आप इलेक्शन को भी हाईजैक कर देते हैं हुकूमत में, तो वहां पर भी अगर आप देखें लॉ एंड ऑर्डर का इशू उस वक्त खत्म होगा जब आप वहां पर बातचीत के जरिए मसाइल को हल करेंगे, क्योंकि वो भी हमारे लोग हैं जी। अगर आप कोई पाकिस्तान के आइन के अंदर रह के कोई जद्दोजहद कर रहा है, आप उसको दीवार के साथ मत लगाएं जी। उसकी बात सुने,
और वहां पर फॉर्म 47 के जरिए जो लोगों को लाया गया ये चीजें खत्म किया जाए। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने हमें टाइम दिया, हमें ज्वाइन किया। हमारे साथ मौजूद थे सीनियर तज्ज़ियाकार जनाब सईद सरबाजी साहब, बड़े अच्छे पॉइंट्स पे उन्होंने आज बात की है, क्योंकि आज का दिन जो है वो आज़ादी का दिन है, जश्न मनाया जा रहा है हर जगह पे, लेकिन क्या उस वक्त का ख्वाब था, उस वक्त का विजन था, उस वक्त की स्पिरिट थी, क्या आज वो नज़र आ रही है? उसी तरह से हम ये जज्बा लेके आज भी आगे बढ़ रहे हैं। मुल्क रियासत हमें मिला, क्या हुक्मरान भी उसी तरह का जज्बा रखते हैं इस मुल्क के लिए कि इसको मज़ीद तरक्की दें ताकि दुनिया में ये मुकाबलों में आगे आए? आज भी हम देख लें कि आज भी यहाँ की आवाम जो है वो परेशान हाल है, तो क्यों है? आखिर वजह क्या है? हम सब कुछ होते हुए भी हमारे पास हम उस तरह तरक्की नहीं कर पा रहे। मज़ीद इस पर बात करेंगे, यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, ब्रेक के बाद आते हैं। ब्रेकाची पश्चिमारा वशत कने है जुर्म अगर वतन की मिट्टी से मोहब्बत, ये जुर्म सदा मेरे हिसाबों में रहेगा। हम बात कर रहे हैं आज जश्न आज़ादी के हवाले से। 14 अगस्त 1947 को ये वतन हमें मिला है। क्या आज भी वो जज्बा बाकी है? क्या आज वो जो उस वक्त का ख्वाब था वो आज भी बाकी है? इस हवाले से हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जनाब मोहम्मद हसीब जमाली साहब। उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैडम। जी सर, आपको खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले आपको जश्न आज़ादी की बहुत बहुत मुबारक हो। सर, हम बात कर रहे हैं आज हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में जश्न आज़ादी के हवाले से एक तकरीब मुनक्किद की गई जहां पे चीफ जस्टिस ऑफ सिंध हाई कोर्ट सिंध उन्होंने तशरीफ़ लाए थे, तो उस हवाले से थोड़ा आप बताएंगे कि उस तकरीब को मुनक्किद किया गया, वहाँ पर क्या क्या बातें हुई इस वतन के हवाले से आज के दिन की मुनासिबत से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो आपके तमाम नाज़रीन को और तमाम अहलियान पाकिस्तान को जो है वो जश्न आज़ादी का मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं ये बताना चाहूँगा आज बहुत ही खूबसूरत एक तकरीब जो है हाई कोर्ट बार ने अरेंज की, और जिसमें चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट से लेकर 10 से 12 हाई कोर्ट के जजेस, फॉर्मर चीफ जस्टिस पाकिस्तान, मेंबर्स पाकिस्तान बार काउंसिल समेत सैकड़ों वकीलों ने और दूसरे मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले दोस्तों ने उसमें शिरकत फरमाई। और माशाल्लाह एक भरपूर तकरीब हुई जिसमें कौमी तराना, मिली नग़्मे, कुरान शरीफ की तिलावत, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात, हम सना, ये सब चीज़ों के साथ साथ जो है बड़ी मुस्बत तकरीरें हुई जो हमारे जो है मुकर्रीन ने की, और लोगों में बड़ा जज्बा है माशाल्लाह इस मुल्क के लिए, इस सूबे के लिए और इंशाल्लाह इसकी वहदानियत के लिए। तो आज बहुत ही खूबसूरत तकरीब हुई हाई कोर्ट पार्क में। बिल्कुल सर, इस रिवायत को हर बार कायम किया गया। हर साल तकरीब सिंध हाई कोर्ट बार में बड़े जोश वलवले के साथ होती है। आज भी बड़ी अच्छी तकरीब थी। सर, हम ये कहना चाहें जो 1947 का जो विजन था, जो स्पिरिट थी, क्या आज वो जज्बा, वो स्पिरिट आज के दिन के हवाले से लोगों में आपको क्या नज़र आता है, बरकरार है जो स्पिरिट उस वक्त थी? देखिए, स्पिरिट बिल्कुल बरकरार है, लेकिन एक ड्यूटी है, एक हमारे पास अमानत है कि हम अपनी यंगर जनरेशन को देखें। हमारी यंग जनरेशन ने वो चीज़ें नहीं देखी जो हमने देखी, और हमारे जो बुजुर्गों ने देखी वो हमने भी नहीं देखी। तो हमारा काम है उनको वो ट्रांसफ़र करें, उन्हें वो एहसास दें, उन्हें वो हिम्मत दें। तो ये इंशाल्लाह हमारा पैगाम है। जी अच्छा सर, ये उस वक्त का जो विज़न था जो 1947 में, क्योंकि उस वक्त के जवान बुज़ुर्गों में एक ताकत थी एक मुल्क बनाने की, एक रियासत बनाने की, क्या अभी आप समझते हैं कि आज के दिन की मुनासबत से हमने उस विज़न को बरकरार रखा है जिस विज़न के तहत हमने इस रियासत को बनाया था? देखिए, विजन तो वही है, लेकिन यकीनी तौर पे लोग हुक्मरान तबके से खुश नहीं है, जो गवर्नेंस है उससे खुश नहीं है, करप्शन से खुश नहीं है। हमें लोगों को बेदार करना है ताकि वो अपनी ताकत से जो है अपने हुकूक के लिए भी लड़ें, सच के लिए भी लड़ें, हक पे भी खड़े हों, आज़ाद अदलिया के लिए लड़ें, और लोग जो हैं वो इस मुल्क को वो पाकिस्तान बनाए जिसका ख्वाब देखा गया था, जिसके लिए लाखों लोगों ने कुर्बानियाँ दी। जी, तो सर वो जज्बा हम कैसे लोगों में पैदा कर सकते, बेदार कर सकते? सिर्फ ये एक दिन का 14 अगस्त का दिन मनाने से हम लोगों में जज्बा बेदार कर सकते हैं, या कुछ हमें अलग से कुछ ऐसा करना होगा ताकि वही जज्बा जो उस वक्त के दौर में था उसको बेदार किया जाए? एक दिन में नहीं हो सकता जज्बा पैदा,
मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ऑल पाकिस्तान लॉयर्स एक्शन कमेटी ने ये बेड़ा उठाया है कि जिसको लीड कर रहे हैं अली अमर कुर्द साहब, और मैं उसमें सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान हूँ। तो वो हमने बेड़ा उठाया है कि इंशाल्लाह हम ये लोगों के हुकूक की जंग लड़ेंगे। हम 26वीं 27वीं तरमीम के खिलाफ आज़ाद अदलिया के लिए ये जंग लड़ेंगे इंशाल्लाह। और आप देखेंगे कि सितंबर के महीने में हम पेशावर में एक अजीम शान जलसा करेंगे इसके ऊपर इंशाल्लाह। सर 26वीं 27वीं अमेंडमेंट के लिए तो जंग की बात चल रही है, वो हो भी गई, लेकिन अब नई एक अमेंडमेंट 28वीं अमेंडमेंट का भी जिक्र आ रहा है, तो उसको आप कैसे देखते हैं आज के दिन की मुनासबत से? सर इसको ही बताएं कि उनके खिलाफ भी खड़े हुए थे लेकिन वो हो गई, तो क्या एक 28वीं अमेंडमेंट भी होनी चाहिए जिसमें सूबों के बारे में बातचीत चल रही है? देखें, अब लोग सीख गए 26वीं 27वीं के बाद लोगों को शायद इस तरह समझ में नहीं आया था इस टाइम तक। अब जो है ना वो लोगों को समझ में आ गया है और लोग इसकी सख्त मुखालफत करेंगे। आप देखिएगा। तो सर आप समझते हैं कि इसकी मुखालफत होगी तो क्या ये अमेंडमेंट नहीं होगी? क्योंकि 26वीं की काफ़ी हद तक वो जो है मुखालफत हुई, 27वीं की भी, लेकिन उसके बावजूद भी हो गया है। और इसमें आप क्या समझते हैं कि अभी अदलिया आज़ाद उस तरह नहीं है जिस तरह होना चाहिए? देखें, ये सब वक्त लेती हैं चीज़ें। हम ये अमेंडमेंट भी नहीं होने देंगे इंशाल्लाह, और इसमें इंशाल्लाह आप देखिएगा कि लोग जो है ना इस चीज़ के लिए लड़ेंगे कि करप्शन ख़त्म हो और ये चीज़ें सही की जाए, रादर देन लोगों को डिवाइड किया जाए। बिल्कुल। अच्छा सर, सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन पूरे सिंध की बड़ी बार है, आप उसके प्रेसिडेंट हैं, तो बाकी की जो डिस्ट्रिक्ट बार्स हैं उनको आप कैसे देखते हैं इस आज की आज़ादी के मौके पर? क्या सिंध हाई कोर्ट बार सिर्फ हाई कोर्ट में तकरीब मुनक्किद करती है या बाकी बार एसोसिएशन में भी ऐसी तकरीब मुनक्किद होनी चाहिए? आवाज़ नहीं आ रही आपकी मैडम, आवाज़ नहीं आ रही आपकी। जी सर, मैं कह रही हूँ कि सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में जैसे हर साल तकरीब मुनक्किद की जाती है 14 अगस्त के हवाले से, तो आप क्या समझते हैं? सिंध हाई कोर्ट बार एक बहुत बड़ी बार है, पूरे सिंध की बार है, तो जो बाकी बार एसोसिएशन है डिस्ट्रिक्ट लेवल की, क्या वहाँ भी ऐसी तकरीब मुनक्किद होनी चाहिए हर साल, या वहाँ के लिए सिंध हाई कोर्ट बार क्या कर रही है? जी, मैं आपको बताऊं कि कराची बार ने भी बहुत बड़ी आज तकरीब का इनाकात किया आमिर नवाज बड़ाई साहब की सदारत में, और इंशाल्लाह बाकी बार भी कर। जी, तो सर आज लास्ट सवाल है, चीफ जस्टिस ऑफ सिंध का क्या पैगाम था आज के दिन के हवाले से इस तकरीब के को जो मुनक्किद किया गया था वहाँ पे? पाकिस्तान की वहदानियत का पैगाम है और इंशाल्लाह लोगों से मोहब्बत, यूनिटी का पैगाम। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे प्रेसिडेंट सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जनाब मोहम्मद हसीब जमाली साहब। सबको पता है कि आज जो है 14 अगस्त का दिन मनाया जा रहा है। एक बात खुसूसी बात में हम बताते चलें कि हमने बलुचिस्तान से भी गेस्ट लेने की कोशिश की है, उनसे रब्ता करने की कोशिश की है, लेकिन क्योंकि वहाँ पे आज के दिन के हवाले से नेटवर्क की काफ़ी हद तक प्रॉब्लम है और नेटवर्क वहाँ पे बिल्कुल बंद है, तो हमारा कांटेक्ट नहीं हो पाया। हमने ये कहा था कि आज के दिन की मुनासबत से हम वहाँ से भी लेंगे और वहाँ से भी पूछेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन हमारा वहाँ पे कांटेक्ट नहीं हो पाया क्योंकि नेटवर्क का इशू के हवाले से। तो ये भी गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि आज का दिन जो पूरे मुल्क में जश्न आज़ादी मनाया जा रहा है, तो बलुचिस्तान में नेटवर्क की इतनी बड़ा इशू क्रिएट क्यों हो रहा है? क्या वहाँ पे लाइन ऑर्डर की सिचुएशन उस तरह से कंट्रोल नहीं है? इसके साथ साथ अभी हमारे पास एक ख़बर आई है मस्तोंग से कि जो है वो ज़िया लांगा साहब के काफ़िले पे जो है वहाँ पे अटैक्स भी हुए हैं, हमला भी हुआ है, लेकिन पूरी रिपोर्ट अभी आनी बाकी है हमारे पास। इसके साथ साथ तुरबत में भी एक धमाका हुआ है, तो इन हालात में नेटवर्क से हमारा भी राब्ता वहाँ पे नहीं हो पाया है, लेकिन आज के दिन की मुनासबत से जितना हो सका हमने कोशिश की कि आप तक वो खबरें पहुँचाएँ, वो बात पहुँचाएँ जो जज्बा हमारे अंदर मौजूद होना चाहिए। आज के दिन की मुनासबत से सिर्फ घरों से निकलना, बातचीत करना नहीं होता, बल्कि जो मुल्क अल्लाह पाक ने हमें तोहफे के तौर पे दिया है इसकी कदर करनी चाहिए, इसके लिए एक जज्बा रखना चाहिए। जो स्पिरिट उस वक्त थी, जो जज्बात उस दौर में थे 1947 में, हम चाहते हैं कि आज भी वही जज्बात होने चाहिए, क्योंकि उस वक्त के लोगों ने जिस तरह से अपनी कुर्बानियाँ जानों की दी और इस मुल्क को हासिल किया, तो क्या उन चीज़ों को हमने बरकरार रखा हुआ है? और हमें इसको बरकरार रखना चाहिए, क्योंकि ये मुल्क है तो हम हैं तो हम इसको ही आगे लेकर चलेंगे। अगर ये सरजमीन मुल्क नहीं होगा तो हम भी कहीं के नहीं रहेंगे। तो इंसान की पहचान उसके वतन से होती है, तो हमारी ये पहचान है। आज के दिन के हवाले से हम यही पैगाम देना चाहेंगे। एक बार फिर वश न्यूज़ की तरफ से, मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से तमाम अहले वतन को जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। हम हर सांस तेरे नाम करते हैं, हम अपनी हर सांस तेरे नाम करते हैं, ए वतन हम तुझको सलाम करते हैं। इसके साथ ही अपनी मेज़बान ज़ैनब बलोच को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।